Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of Government of India Act 1919. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये ब्रिटिश इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था। क्यों? क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम प्रोविंसेस में डायरकी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था। इंडियंस को लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दी गई, लेकिन रियल पावर्स अभी भी ब्रिटिशर के पास ही थी। ये इसका क्रक्स है पूरे के पूरे एक्ट का। इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेगू कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको ये नाम क्यों दिया गया था? क्योंकि ये जो रिफॉर्म्स थे ये प्रिपेयर किए गए थे दो लोगों की तरफ से। कौन कौन से दो लोग? नंबर 1 मॉन्टेगू, जिसका नाम है एडविन मॉन्टेगू ने, एंड सेकेंडली कैम्सफोर्ड यानी कि लॉर्ड कैम्सफोर्ड ने मिलकर इस रिफॉर्म को प्रिपेयर किया था। इसी वजह से इस एक्ट को मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं इसके बैकग्राउंड के ऊपर। इसका तारीखी पस मंजर देखते हैं कि इस एक्ट को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी। सबसे पहले आता है हमारे पास मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। उसके फेलियर के बाद इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। 1909 के रिफॉर्म्स में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसमें मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एक्सपेंड हुई थी, लेकिन इन रिफॉर्म से इंडियन सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि रियल अथॉरिटी तो अब भी ब्रिटिश के पास है। इंडियन सिर्फ डिस्कस कर सकते थे, वो किसी चीज को डिसाइड नहीं कर रहे थे। गवर्नर जनरल और गवर्नर्स पावरफुल थे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने फर्दर रिफॉर्म्स फिर डिमांड किए। अच्छा, इसी दौरान इससे पहले क्या हुआ? इंडिया के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी, पॉलिटिकल अवेकनिंग हुई। कब हुई? जब 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, तो उसके बाद इंडिया में पॉलिटिकल अवेयरनेस रैपिडली इंक्रीज हुई, जिसमें क्या हुआ था? इंडियंस ने पार्टीशन को अपोज करने के बाद एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चलाई थी, दैट वाज कॉल्ड स्वदेशी मूवमेंट। राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ था, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुई थी, मुस्लिम पॉलिटिकली एक्टिव हुए और उन्होंने 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश की, जो इनिशियली ब्रिटिश लॉयल्टी और मुसलमानों के राइट्स की प्रोटेक्शन के मकसद से बनाई गई थी। मुसलमानों को डर था कि हिंदू डोमिनेट कर जाएंगे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक प्लेटफॉर्म पर आए, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं। इसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्रिएट की, ब्रिटिश पर प्रेशर इंक्रीज किया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड स्ट्रॉन्ग की। इंडियंस ने मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट्स के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया। इससे पहले वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, जिसमें ब्रिटिश ने इंडिया से सोल्जर्स, मनी, फूड, रॉ मटेरियल्स ये सब कुछ लिया था। 1 मिलियन से ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स ने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था और ब्रिटिशर्स ने इंडियन को ये प्रॉमिस किया था कि हम वॉर के बाद पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और आपको सेल्फ गवर्नमेंट देंगे। इसीलिए इंडियन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वॉर के बाद सब्सटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मिलेंगे। इसी के बाद 1970 में सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया एडविन मॉन्टेगू ने एक फेमस डिक्लेरेशन दी, जिसको कहा जाता है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है?
कि इंडिया को एकदम से कंप्लीट इंडिपेंडेंस या फुल डेमोक्रेसी नहीं दी जाएगी, बल्कि स्टेप बाय स्टेप इंडियंस को गवर्नमेंट चलाने का एक्सपीरियंस दिया जाएगा। ग्रेजुअल डेवलपमेंट यानी कि आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहां इंडियंस खुद गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। सो ब्रिटिश ऑफिशियली कह रहे थे कि हम इंडियंस को सेल्फ रूल की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब आ जाते हैं इस एक्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स के ऊपर। सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी। डायरकी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था। नाउ व्हाट इज मेंट बाय दिस डायरकी? डायरकी का मतलब है डबल गवर्नमेंट या डुअल रूल, यानी कि इस सिस्टम को प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया था और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से हिस्सों में प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया था? नंबर 1 इज रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स एंड सेकंड इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। अब ये रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स या ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स क्या हैं, हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स वो चीजें थी जो गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कंट्रोल में थी। अब कौन कौन सी चीजें गवर्नर के कंट्रोल में थी? नंबर 1 पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, जस्टिस, रेवेन्यू एंड इरिगेशन। इन सब्जेक्ट्स पर इलेक्टेड इंडियंस का कोई कंट्रोल नहीं था। ब्रिटिशर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको अपने कंट्रोल में रखना है। अब इसी के साथ दूसरा कौन सा सब्जेक्ट है? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ये कौन से सब्जेक्ट्स हैं? ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो इंडियन मिनिस्टर्स को दिए गए थे और ये इंडियन मिनिस्टर्स इन रिटर्न रिस्पॉन्सिबल थे इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स को। अब किस चीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल थे? कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे? इनमें हमारे पास एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, लोकल गवर्नमेंट है और पब्लिक हेल्थ है। इसका मकसद क्या था कि इंडियंस को इन गवर्नेंस का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना। लेकिन इस सिस्टम ये थ्योरेटिकली तो अच्छा लग रहा था बट प्रैक्टिकली ये सिस्टम फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था? बिकॉज देयर वॉज अ कंफ्यूजन ऑफ द पावर्स में कंफ्यूजन थी। कैसी कंफ्यूजन थी कि डिपार्टमेंट्स जो थे वो इंटरकनेक्टेड थे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमने कहा एग्रीकल्चर जो था वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था बट इरिगेशन जो था वो रिजर्व्ड सब्जेक्ट था। अब एग्रीकल्चर इरिगेशन के बिना कैसे फंक्शन करेगी? सो इस वजह से इन्होंने कहा कि पावर्स में कंफ्यूजन है। सेकेंडली गवर्नर जो था वो पावरफुल था। अब गवर्नर पावरफुल था, इसका क्या मतलब है कि गवर्नर के पावरफुल होने से मुराद ये है कि गवर्नर किसी भी मिनिस्टर की एडवाइस को रिजेक्ट कर सकता था, वो इतना पावरफुल था। थर्डली फाइनेंशियल डिपेंडेंसी कि ट्रांसफर्ड जो सब्जेक्ट्स हैं उनके पास एडिक्वेट फंड्स नहीं थे, लिहाजा ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया था। फोर्थली मिनिस्टर्स जो थे वो वीक थे, यानी कि इंडियन मिनिस्टर सिर्फ नाम के मिनिस्टर्स थे, रियल अथॉरिटी गवर्नर के पास थी। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो डायरकी का कॉन्सेप्ट था ये अनसक्सेसफुल प्रूव हुआ था। थ्योरेटिकली तो अच्छा लग रहा था लेकिन प्रैक्टिकली ये फेल हो गया था, प्रैक्टिकली ये अनसक्सेसफुल था। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड फीचर के ऊपर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है इस इंडियंस एक्ट का, बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। अब बाई कैमरल से मुराद है, बाय मीन टू एंड कैमरल मीन हाउसेस, यानी कि लेजिस्लेचर दो हाउसेस पर मुश्तमिल होगी। 1919 के एक्ट ने फर्स्ट टाइम सेंटर में बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया था कि दो हाउसेस थे, एक था लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दूसरा था काउंसिल ऑफ स्टेट। लेजिस्लेटिव असेंबली वाज द लोअर हाउस जिसका टेन्योर था 3 साल। इसके अंदर मेंबर्स की तादाद जो थी वो ज्यादा थी, जबकि
ऑन द अदर हैंड जो दूसरा हाउस था काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट वाज द अपर हाउस। ये एक स्मॉलर बॉडी थी लेकिन हायर क्वालिफिकेशंस थी यहाँ पर मेंबर्स की। अब इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा था, ऑल्दो लेजिस्लेचर तो क्रिएट हुई बट गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर थी, वो वीटो पावर को यूज कर सकता था और ब्रिटिश एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर को ओवरराइड कर सकती थी, इसलिए जो पार्लियामेंट थी वो पावरफुल नहीं थी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है दैट वाज द एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इससे क्या मुराद है कि जो प्रोविंशियल और सेंट्रल काउंसिल्स थी उनका साइज इंक्रीज कर दिया था, उनमें मेंबर्स की तादाद को बढ़ा दिया था। इंडियंस को ये राइट दिया गया था कि वो काउंसिल के अंदर बैठकर क्वेश्चंस पूछ सकते थे, साथ ही साथ उनको डिबेट्स करने का राइट भी मिला था और इसी के साथ वो बजट को भी डिस्कस कर सकते थे। अब ये राइट्स तो उनको दिए थे क्वेश्चन पूछने के, डिबेट्स करने के, बजट्स को डिस्कस करने के, लेकिन वो इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते थे। फाइनल अथॉरिटी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास ही रही थी। फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर है इस एक्ट का दैट इज लिमिटेड फ्रेंचाइज सिस्टम। अब इसका क्या मतलब है कि हर इंडियन जो है वो वोट नहीं दे सकता था, यानी कि वोटिंग का राइट सिर्फ उन लोगों को दिया गया था जो कि कौन थे, नंबर 1 टैक्स पेयर, यानी कि जो टैक्स पे करते थे। सेकेंडली प्रॉपर्टी होल्डर थे, जो अच्छी खासी प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर कर चुके थे। थर्डली जो एजुकेटेड लोग थे, सिर्फ ये लोग वोट कर सकते थे, जिसका नतीजा क्या हुआ कि सिर्फ इलीट क्लास वोट कर सकती थी, स्मॉलर जो मिडिल क्लास लोग थे वो वोट नहीं कर सकते थे, जिससे मेजॉरिटी इंडियन जो थे वो डिसफ्रेंचाइज थे। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फीचर है सेपरेट इलेक्टोरेट्स कॉन्टिन्यूड। जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया गया था, वो सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट कॉन्टिन्यू रखा गया और सिख यूरोपियंस इनको भी रिप्रेजेंटेशन दी गई। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को वोट करेंगे, हिंदू सिर्फ हिंदू कैंडिडेट को वोट करेंगे, ये एक दूसरे के इलेक्शंस में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। मुसलमान हिंदुओं को वोट नहीं दे सकते, हिंदू मुसलमानों को वोट नहीं दे सकते। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, माइनॉरिटीज को सेटिस्फाई करना और इंडियन यूनिटी को वीक करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, कि सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, सिविल सर्विसेज अपॉइंटमेंट को इम्प्रूव करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश करने का आइडिया इंट्रोड्यूस हुआ था, जो बाद में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिस्टम्स की फाउंडेशन बना था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल, जो कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि गवर्नर जनरल जो था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसके पास क्या पावर्स थी, नंबर 1 उसके पास थी वीटो पावर, सेकेंडली ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स एंड थर्डली इमरजेंसी पावर्स। अब वीटो पावर क्या है, वीटो पावर से मुराद ये है कि गवर्नर जनरल किसी भी बिल को रिजेक्ट कर सकता था, यानी कि जो बिल पास हुआ है उसको रिजेक्ट करने की पावर थी। सेकेंडली इमरजेंसी सिचुएशन में विदाउट लेजिस्लेचर वो कोई भी कानून बना सकता था। एंड थर्डली इमरजेंसी पावर्स, अगर ब्रिटिश इंटरेस्ट थ्रेटन होते हैं तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स भी यूज कर सकता था। ये पावर्स थी गवर्नर जनरल के पास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टिल यूनिटरी। अब इससे क्या मुराद है कि ऑल्दो प्रोविंसेस को कुछ अथॉरिटी दी गई थी बट सेंटर अब भी डोमिनेंट था, यानी कि ब्रिटिश का जो एक्चुअल कंट्रोल था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कंटिन्यू रहा था।
प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस हुई, उनको अथॉरिटी दी गई थी, लेकिन डोमिनेशन किसके पास थी? सेंटर के पास थी, और ब्रिटिश इसी सेंटर के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे थे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 के। लेकिन इसी इंडियन एक्ट 1919 के ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ था। अब क्या तनकीद की गई थी? पहला जो इतराज किया गया था, पहली जो तनकीद थी, दैट वाज नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसमें कहा गया कि इंडियन मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन वो साथ ही साथ गवर्नर के कंट्रोल में भी थे। रियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसलिए इस पर क्रिटिसिज्म हुआ। सेकेंडली, फेलियर ऑफ डायरकी, कि जो डायरकी का कॉन्सेप्ट था वो कॉम्प्लिकेटेड और इम्प्रैक्टिकल सिस्टम था। अब किस तरह से इम्प्रैक्टिकल था, हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। ब्रिटिश कंट्रोल कॉन्टिन्यूड, कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे, फाइनेंस है, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो ब्रिटिश के कंट्रोल में थे। फोर्थली, लिमिटेड डेमोक्रेसी, वही बात कि सिर्फ इलीट क्लास के लोग जो है वो वोट कर सकते थे, कॉमन पीपल जो है उनको एक्सक्लूड किया गया था, उनको वोट करने की ताकत छीन ली गई थी, उनसे राइट छीन लिया था। एंड लास्ट इज नेशनलिस्ट डिससेटिस्फाइड, कि कांग्रेस और नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे वो रिफॉर्म्स को इनसफिशिएंट समझते थे। अब ये क्रिटिसिज्म तो हुआ था इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के ऊपर, लेकिन इसी के साथ इसको कुछ इंपॉर्टेंस भी दी गई थी, इसकी कुछ अहमियत भी थी। क्या अहमियत थी? उन्होंने कहा दैट बिगिनिंग ऑफ प्रोविंशियल सेल्फ गवर्नमेंट, फर्स्ट टाइम इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में रोल मिला था। सेकेंडली, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, उन्होंने कहा कि ये एक्ट जो है वो फ्यूचर रिफॉर्म्स की फाउंडेशन बना था, इसलिए इसको इंपॉर्टेंस दी गई है। थर्डली, पॉलिटिकल ट्रेनिंग फॉर इंडियंस, कि इंडियंस को गवर्नेंस का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला था, जो हम फीचर्स में डिस्कस करके आ चुके हैं। फोर्थली, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, फर्स्ट टाइम बाई कैमरल लेजिस्लेचर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड लास्टली, फाउंडेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, के 1935 एक्ट ने 1919 के एक्ट की वीकनेसेस को एड्रेस करने की कोशिश की थी। अब 1935 का जो एक्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो ये एक्ट एक पार्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स था। ब्रिटिश का मकसद इंडियंस को सेटिस्फाई भी करना था और अपना कंट्रोल भी मेंटेन करना था। ऑल्दो इंडियंस को लिमिटेड पार्टिसिपेशन मिली, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन रियल अथॉरिटी ब्रिटिश के पास ही रही, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज अ सिग्निफिकेंट बट inadequate constitutional reform that introduced the directory and self-government while retaining the ultimate British control over the India. ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। Thank you so much for watching this video. Till then, Allah Hafiz.